नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम 5th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कपड़े हमारे आसपास। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के रेशे और किस प्रकार से जो है रेशों से जो है वो यान बनते हैं और यान से किस प्रकार से फैब्रिक का निर्माण होता है, कपड़े का निर्माण होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लस विभिन्न प्रकार के फाइबर्स या रेशों के गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से कताई होती है, बुनाई होती है ना, और किस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण होता है और अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, कपड़े हमारे चारों ओर होते हैं और कपड़े जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और कपड़े से हमें आराम मिलता है। कपड़े हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, सर्दी के अंदर हमको ये ठंड से बचाते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा भी करते हैं। और इनमें विभिन्न रंगों के कपड़े, सजावट शैलियों और बुनावट होती है, यानी कि कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग रंगों में उपलब्ध होते हैं, अलग अलग जो है शैलियों के बने हुए होते हैं। इनकी बनावट भी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। किसी एक दिन के कार्यकलाप के बारे में यदि हम सोचें, यदि हम याद करें कि स्पर्श आपको कैसा लगता है, यानी कि जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठने से शुरू लेकर के रात को सोते हैं जब तक हम दिन भर कपड़ों के साथ ही रहते हैं, है ना। बिस्तर से उठने पर आपके जो चादर और तकिया है, लिहाफ है, तकिए का जो लिहाफ है वो भी कपड़े का बना होता है, बिल्कुल सही है। जब हम स्कूल के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं तो नहाने के बाद हम तौलिए से पहुँचते हैं, तौलिया भी कपड़े का बना होता है। वो एक नरम और सोखता कपड़ा का बना होता है। सब अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बने होते हैं। अब हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उस समय यूनिफॉर्म भी कपड़े की बनी होती है। इसका कपड़ा एक विशेष प्रकार का अलग ही होता है ना। अब इसके बाद जब हम स्कूल के लिए रवाना होते हैं तो स्कूल बैग लेते हैं अपना, तो स्कूल बैग जो होता है जिसमें हम अपनी बुक्स या अन्य वस्तुएं, टिफिन, लंच बॉक्स वगैरह रखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं, वो जो होता है वो भी कपड़े का बना होता है। लेकिन इसकी बिना बनावट जो होती है और भी अलग प्रकार की होती है और ये भी अलग तरीके से बुना होता है ना। और ये जो हमारा स्कूल का बैग होता है ये थोड़ा सख्त और खुरदरा भी होता है ना। और सख्त और खुरदरा होने के कारण ये अधिक भार को उठाने में भी जो है वो सक्षम होता है ना, और काफ़ी मजबूत भी होता है, आसानी से जो है भार को उठा पाता है। और आप अपना घर देखें, लगभग सभी स्थानों पर आपको कपड़े दिखेंगे। जैसे कपड़े के अंदर खिड़कियों में जो है पर्दे टंगे हुए हैं, किचन का जो डस्टर है और पोछे से लेकर के दरी तक, यानी कि हमारे घर के अंदर चारों तरफ हमें कपड़े ही दिखाई देते हैं। पायदान ले लो, किचन के मसौते ले लो, या परात के नीचे बिछाने वाला ले लो, या नैपकिन ले लो, या वॉश बेसिन के पास नैपकिन जो रहता है हैंड पोंछने के लिए वो ले लो, या फिर पायदान ले लो, या फिर दरी ले लो, या फिर गलीचे ले लो, या फिर बेड ले लो। बेड के ऊपर जो बिस्तर है, पिल्लो है, सभी जो है कपड़ों से ही बने, यानी कि हमारे आसपास सभी चीज़ें जो है कपड़े की बनी हुई है ना। तो कपड़े वजन और मोटाई में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े की बनी हुई है ना। अलग अलग प्रकार के रेशों का इसमें उपयोग किया गया है। अब कपड़े बनते कैसे हैं और उनके चयन का संबंध उनके उपयोग के अनुसार है, बिल्कुल सही है। हमने पायदान के लिए पायदान जो बना हुआ है वो अलग प्रकार के कपड़े का बना हुआ है ना। साड़ी अलग कपड़े की बनी होती है, यूनिफॉर्म अलग कपड़े की बनी होती है, नैपकिन अलग कपड़े का बना होता है ना। सब में अलग अलग प्रकार के रेशों का उपयोग होता है ना। तो उनके उपयोग के अनुसार उनका चयन हम करते हैं, बिल्कुल सही है। हाथ में कोई विशेष कपड़ा लेकर के उसे खोलते हैं। यदि हमने एक हाथ में कपड़ा लिया और उसको खोला, यदि हम उसको खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर अधिकांश धागे जैसी संरचनाएं हमको दिखाई देती है, जो कि एक 90 डिग्री के समकोण पर आपस में गुथी हुई होती है। अंतःग्रंथित, यानी कि 90 डिग्री के समकोण पर आपस में गुथी हुई दिखाई देती है। सभी धागे जो होते हैं, सभी जो हम कहते हैं कि सभी जो रेशे हैं हमारे, जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स जो होते हैं आपस में 90 डिग्री समकोण की स्थिति में आपस में गुथे हुए होते हैं। जैसे हम चोटी कूदते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो चोटी बनानी होती है, तो चोटी बनाने के लिए सभी बालों को साथ में लेकर हम 3 पाती बनाते हैं,
और 3 पाती से फिर हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ा करके चोटी बनाते हैं तो वो व्यवस्थित रहती है, बालों को बांध के रखती है। ठीक उसी प्रकार से हम जो है हमारे जो कपड़े होते हैं, यदि हम कपड़े के किसी धागे को खोलें, उसके धागे की संरचना को खोलें, तो हम देखेंगे कि ये जो धागे होते हैं, इसके जो फैब्रिक्स ये फाइबर्स जो होते हैं, ये आपस में 90 डिग्री के समकोण पर आपस में गुथे हुए होते हैं। ये देखिए आपको कपड़े के धागे जो है ये देखिए 90 डिग्री के समकोण पर गुथे हुए हैं आपस में। देखा आपने? इस तरीके से कपड़े में जो है वो धागे से जो है फाइबर से जो है इस तरीके से यान बनता है। यान का मतलब क्या है? सबसे पहले रेशे को बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। और फाइबर्स से या रेशों से ही क्या बनता है? सूत बनता है, जिसको हम बोलते हैं यान, है ना। और यान से फिर क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, जिसको बोलते हैं हम कपड़ा। समझ में आ गया? तो रेशे से सूत और सूत से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। और ये इस तरीके से 90 डिग्री के समकोण पर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर गुथे हुए होते हैं। दिख रहा है आपको? इस तरीके से कपड़े का धागा आपस में जुड़ा रहता है, गुथा हुआ होता है। अब देखिए बच्चों, ऊनी कार्डिगन और टी शर्ट में भी इसी तरीके से होता है। इनकी गांठ बंधी हुई होती है और जैसे जाल या फिर हम कह सकते हैं एक जाल की तरह या फिर एक लैस की तरह ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। समझ में आ गया? जब हम कार्डिगन को या टी शर्ट्स को खोलते हैं, इनके धागों को जब खोलते हैं तो इसमें एक तो गांठ होती है और जैसे ही गांठ को खोलते हैं तो इसमें हमको जाल दिखाई देता है इस तरीके से, ऊपर अभी हमने चित्र में देखा था। और ये क्या कहलाता है? ये सूत कहलाता है। अगर हम सूत को खोलने का प्रयास करें, इस सूत को और आगे खोलेंगे तो हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं जो इसमें पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रेशों से सूत बनता है, सूत से फिर कपड़ा बनता है। ये जो छोटे छोटे बारीक बारीक पतली पतली संरचनाएं होती है, ये रेशे कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो यदि पूछा जाए कि वस्त्र की मूल इकाई क्या है, तो हम क्या कहेंगे? रेशे। प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ये रेशे ही सभी वस्त्रों की मूल इकाई होते हैं, यानी कि वस्त्रों की मूल इकाई क्या है? तो रेशे है। आगे सुन में, रेशे से सूत बनता है, सूत से कपड़ा बनता है। और इन सभी वस्तुओं को वस्त्र उत्पाद या वस्त्र कहते हैं। आगे समझ में? वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? आगे समझ में कि रेशों से सूत, सूत से फिर कपड़ा बनता है। और वस्त्रों की सबसे छोटी इकाई क्या है? रेशे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक बार तैयार होने के बाद आगे कई बार कपड़े को संसाधित किया जाता है। देखो, एक बार जब पहले कपड़ा तैयार हो जाता है, इसके बाद और इसको जो है फिनिशिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सीधा गूंथ करके आपके सामने बाजार में भेज दिया जाएगा, है ना। 90 डिग्री के समकोण पर इनको गूंथ कर या मशीनों से इनको गूंथ करके और सीधा आपके पास नहीं भेजा जाता है। एक बार संसाधित होने के बाद सीधा नहीं भेजा जाता। संसाधित करने के बाद कपड़े की बनावट में और सुधार किया जाता है। उसमें सफाई होती है, उसको चमकाना होता है, उसमें रंग करना होता है ना। और ये कपड़े को और अधिक चमकीला बनाता है और इसका स्पर्श को भी गुणवत्ता देनी होती है ना, ताकि ये टिकाऊ बन जाए, है ना। इसमें फिनिशिंग आ जाए। फिनिशिंग का मतलब परिष्करण। इसको क्या कहते हैं? फिनिशिंग को क्या कहते हैं? परिष्करण करना। आगे समझ में? तो गूंथने के बाद फिर इसका क्या होता है? इसकी सफाई होती है, फिर इसको चमकाया जाता है, फिर इसमें विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, फिर इसको जो है जिससे इसमें टिकाऊपन आता है। अब चमकीला भी बन जाता है, स्पर्श करने पर भी जो है सॉफ्ट रहता है ना, टिकाऊ होता है। ये इसकी फिनिशिंग कहलाती है। अब आजकल बाजार में कई प्रकार के कपड़े जो होते हैं वो कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं और प्रत्येक की अलग अलग उपयोगिता है। बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में यदि हम बाजार में देखें तो हमको इतने तरह के कपड़े मिलेंगे कि नित नए अलग अलग तरह के कपड़े हमें दिखाई देते हैं बाजार के अंदर। और प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा कैसा है, इसका अनुरक्षण कैसे किया जाए, ये रेशा, सूत और कपड़ा और परिष्करण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है कि हमारे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो कपड़ा है वो कैसे बना है? रेशों से बना है, सूत से बना है ना। इसका परिष्करण किस प्रकार से किया गया है ना। इसके अंदर कौन कौन से कारक जो है इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, है ना। उसी पर इसका टिकाऊ पर निर्भर करेगा और उसी पर उसकी जो है वो हम कहेंगे कि उसी के आधार पर जो है वो बाजार के अंदर
उसकी जो है वो डिमांड ज़्यादा रहेगी, है ना, तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम जो है कपड़ा बनाते हैं। अब समझ में आया आपको कि वस्त्र किस प्रकार से जो है वो निर्मित किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप दिया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी तो लॉकडाउन है तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो घर के अंदर ही या फिर मम्मी आपके सिलाई विलाई करती होगी तो थोड़े थोड़े कपड़े जो है वो टुकड़े बच जाते हैं कटिंग किए हुए, या फिर किसी दर्जी की दुकान पर या कपड़े की दुकान पर, है ना, या फिर आप क्या करेंगे, हाँ, दर्जी की दुकान से या किसी घर से भी ले सकते हैं जहाँ पर लेडीज़ टेलर जो है वो कपड़े सिलते हैं, उनके पास छोटी छोटी कतरनें मिल जाती है। तो विभिन्न कतरनों को ला करके आप उनको लाएंगे, अलग अलग पहचानेंगे कौन सा कपड़ा सिल्क का है, कौन सा जो है वो मखमल का है, कौन सा जो है कॉटन का है, कौन सा टेरिलिन का है, कौन सा पॉलिस्टर का है, कौन सा रेयॉन है। अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं उनको ला करके आप कॉपी पे पेस्ट करेंगे और उनके नाम भी उनके नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़ों को पहचानना भी सीख जाएंगे, उनकी क्वालिटी के बारे में भी मालूम चलेगा, उनकी चमक कैसी है ना, उनकी सुंदरता कैसी है, किस प्रकार से ये उपयोगी है, कौन से मौसम में उपयोगी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी भी मिलेगी। तो ये हमें कॉपी के अंदर करना है। अब देखिए बच्चों, हम रेशों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं कि रेशे के गुण जो होते हैं कपड़े के गुणों को ही निर्धारित करते हैं। रेशे अगर मजबूत होंगे तो कपड़े मजबूत बनेंगे, अगर रेशे कमज़ोर होंगे तो कपड़े भी कमज़ोर होंगे। समझ में आया? रेशा जो होता है समुच्चय महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, इसके लिए उसे भारी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। सही है, रेशा अगर अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा तो उससे वस्त्र अच्छे और किफ़ायती बनेंगे, और इससे जो है ये सबसे इसका अनिवार्य गुण है रेशे का। समझ में आ गया कि रेशा कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, रेशा जो है मजबूत होना चाहिए, है ना। अगर मजबूत होगा तो उससे वस्त्र भी मजबूत बनेंगे, अच्छे बनेंगे, और उसका कताई योग्य होना चाहिए। वो रेशा उसकी कताई की जा सके, इससे सूत सरलता से बन सके, इससे कपड़े जो है सरलता से बनाए जा सके, ये गुण जो है रेशे में होना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा रेशा होना चाहिए जिससे सूत में परिवर्तित किया जा सके और सूत से फिर कपड़े बनाए जा सके। ये गुण जो है रेशे में होने चाहिए। इसके साथ साथ रेशा उचित लंबाई का भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, नम्य यानी सॉफ्ट भी होना चाहिए, और रेशे की ऊपरी बनावट भी सुंदर होनी चाहिए। अगर छोटे छोटे टुकड़े होंगे रेशे के तो फिर जो है हम अच्छे वस्त्र ज़्यादा नहीं तैयार कर सकते। लंबे रेशे होंगे तो उनसे लंबे और अच्छे टिकाऊ वस्त्र तैयार होंगे, मजबूत वस्त्र तैयार होंगे, है ना। तो रेशों के अंदर ये गुण होने चाहिए, उचित लंबाई वाला होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और रेशे की बनावट सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उचित लंबाई की होनी चाहिए। उपभोक्ता के संतोष की दृष्टि से, अब उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित कब होगा? जब उसका अच्छा रंग होगा, है ना, आकर्षक रंग हो, उसकी चमक हो, उसका भार भी अच्छा हो, ज़्यादा भारी ना हो, है ना, हल्का हो, और आर्द्रता यानी कि वो कहने का मतलब ठंडा हो, है ना, और उसको डाई किया जा सके, अच्छे से उसके ऊपर कलर किया जा सके, उसमें जो है पसीना अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा हो, पानी को अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा हो, उसमें लोच हो, वो सॉफ्ट हो, है ना। ये सभी जो है रेशे के गुण होने चाहिए, तभी उससे अच्छे वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। जैसे इसमें वांछनीय गुण होने चाहिए जिससे अच्छा कपड़ा तैयार किया जा सकता है। कपड़े की देखभाल और अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, इसके साथ साथ कपड़े की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैसे अपघर्षण है, प्रतिरोधक क्षमता है, रसायन है, विभिन्न प्रकार के रसायन। ऐसा कपड़ा बनाना है हमको जो कि चुभे नहीं हमको, है ना, जिससे घर्षण ना हो, है ना, जो सॉफ्ट हो, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई जो है रोग ना हो सके, केमिकल्स हमारे ऊपर ना लगे, है ना। विभिन्न प्रकार के रसायन जो है, रसायनों का उपयोग इसमें नहीं किया गया हो, और साबुन और डिटर्जेंट का इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। और ये एटमॉस्फेयर के तापमान के अनुकूल जो है अपने आप को ठंडा और गर्म बनाकर रख सके, ऐसा वस्त्र हमें तैयार करना है ना। और जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से भी ये जो है हमारी सुरक्षा कर सकता हो, ऐसा वस्त्र हमें तैयार करना है। तो ये जो है रेशे में गुण होने चाहिए, तभी हम अच्छे वस्त्र तैयार कर सकेंगे और तभी उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित होगा, है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, वस्त्र रेशों का वर्गीकरण। अभी तो हमने रेशों के गुणों के बारे में पढ़ा कि रेशों के कौन कौन से गुण होने चाहिए।
अब एक ही रेशों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करें, तो यदि रेशों का वर्गीकरण की बात करें तो वस्त्र रेशों को उनके एक तो उनके उद्भव के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उद्भव यानी उनका उत्पादन किससे होता है ना, कहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। उद्भव यानी उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, जैसे कि वो प्राकृतिक है या मानव निर्मित रेशे है या फिर विनिर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं, प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशे में होते हैं जिनको कि मानव द्वारा तैयार किया जाता है, और विनिर्मित रेशे जो होते हैं जिनको पुनः तैयार किया जा सकता है ना। अब दूसरे होते हैं आपके सामान्य रसायन प्रकार के आधार पर, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स है उनके आधार पर भी रेशे जो है वो रेशों को विभिन्न भागों में बांटा है। जैसे एक होते हैं सेलुलोजिक रेशे जो कि हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, पेड़ों की छाल से प्राप्त होते हैं, सेलुलोज से प्राप्त होते हैं। सेलुलोजिक रेशे जो प्रोटीन से प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोटीन रेशे भी कहते हैं। सिंथेटिक पदार्थों से, सिंथेटिक जो जीव है सिंथेटिक पदार्थों से जो प्राप्त होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रेशे कहते हैं। अब ये जातिगत प्रकार के आधार पर भी रेशों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कुछ रेशे हमको जंतु के रोम से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊँट है, भेड़ है, बकरी है ना, इनके रोम से हमको जो रेशे प्राप्त होते हैं। कुछ जंतु के स्राव से प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा है ना, तो उसके मुंह से जो है एक प्रकार का प्रोटीन का स्राव होता है जिसके कारण जो है उससे फिर जो है वो उसके चारों ओर जो है इकट्ठा हो जाता है, उस स्राव से जो है रेशे तैयार होते हैं, कोकून बनता है और उस कोकून से जो है वो रेशे बनते हैं, रेशम बनता है ना। और सामान्य ट्रेड के नाम के आधार पर, जैसे सामान्य ट्रेड के नाम के आधार पर जो मानव निर्मित रेशे जैसे पॉलिस्टर है, टेरिन है, डेकोरेन है ना, ये रेशे इनका वर्गीकरण किया गया है। तथा इसे कम लंबाई वाला रेशा, अब देखो कम लंबाई वाला रेशा जैसे कपास है, तंतु है। अधिक लंबाई वाले रेशे की बात करें तो रेशम है, पॉलिस्टर है ना। इतने भागों में बांटा हमने, तो कितने भागों में हो गया वस्त्र रेशों का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रसायन प्रकार के आधार पर, तीसरा जातिगत प्रकार के आधार पर, चौथा सामान्य ट्रेड के आधार पर, और पांचवा हमने लंबाई के आधार पर। 5 भागों में बांटा है हमने, है ना। अब सबसे पहले चलते हैं हम प्राकृतिक रेशे। अब देखिए प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं। देखो बच्चों, प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वे रेशे होते हैं जो रेशों के रूप में हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, इनको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब देखिए बच्चों, प्राकृतिक रेशे हमने देखा कि प्राकृतिक रेशे हमको या तो पेड़ पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना। प्रकृति में पाई जाने वाली वनस्पतियों से या फिर जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है सेलुलोजिक रेशे। सेलुलोजिक रेशे जो होते हैं जो कि सेलुलोज से प्राप्त होते हैं उनको सेलुलोजिक रेशे कहते हैं। सेलुलोज हमको 4 चीज़ों से प्राप्त होता है। एक तो सीड हेयर्स। सीड हेयर्स का मतलब होता है कि बीजों से और रेशों से, फलों के जो रेशे होते हैं, है ना, उनसे। एक तो बीजों से प्राप्त होते हैं और दूसरे हेयर्स से प्राप्त होते हैं। तो बीजों से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं? जैसे बीजों से और फलों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं हमारे, हम कह सकते हैं कॉटन है ना, और कापोक रेशे हैं, ये हमको इससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, बीज से और रेशों से प्राप्त होते हैं। फलों के जो ऊपर रेशे पाए जाते हैं ना, उनसे प्राप्त होते हैं। फिर है बास्ट रेशा। बास्ट रेशा जो होता है, ये रेशा जो होता है हम कह सकते हैं कि ये रेशा, ये भी पौधे का जो तना होता है, तने के अंदर पाए जाने वाले सेलुलोज से प्राप्त होता है ये रेशा, इसको कहते हैं बास्ट रेशा। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे लैक्स है या फिर लिनेन है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। और जूट है, हेम्प है, ये इसके एग्जाम्पल है ना। फिर चलते लीफ रेशे, जो कि जैसे अनानास है या सीसल है, ये जो फल होते हैं इनके ऊपर जो पत्तियां पाई जाती है उनकी लीफ से जो रेशा प्राप्त होता है, इसमें भी सेलुलोज पाया जाता है समझ में। तो लीफ के अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है उससे प्राप्त होने वाले रेशे को हम लीफ रेशा कहते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल अनानास और सीसल, समझ में आया। अब आता है नट हस्क रेशा। नट हस्क रेशा जो होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये नारियल से जो है, नारियल के रेशे से प्राप्त होता है। आया समझ में? कायर को बोलते हैं नारियल, ठीक है। तो नारियल का जो रेशा होता है उससे प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? नट हस्क रेशा कहते हैं। तो
सबसे पहले हमने सेलुलोजिक रेशे पढ़े कि सेलुलोज किन किन के अंदर पाया जाता है, सीड्स एयर में पाया जाता है, बास्ट रेशा तनु में पाया जाता है, और लीव्स में पाया जाता है, और नट में पाया जाता है, नट हस्क रेशम पाया जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स हो गए आपने देखे, इसके अंदर कॉटन है, आपकी जो कपास है, कापोक है, इसके अंदर आपके लैक्स हैं, हैम्प्स है, जूट है ना, ये तने से प्राप्त होता है हमको। तने के अंदर जो है सेलुलोज पाया जाता है, उससे हमको ये रेशा प्राप्त होता है। लीफ रेशा हो गया, समझ में आ गया, और नट हस्क रेशा भी नारियल के रेशे से प्राप्त होता है। अब चलते हैं प्रोटीन रेशे। देखिए बच्चों, प्रोटीन रेशे जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे जंतु रोम से प्राप्त होने वाले, जंतुओं के रोम से, जैसे ऊन हमको किस किस से मिलती है, भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, है ना, इनके रोमों से हमको जो रेशे प्राप्त होते हैं इनको हम जो है जंतु रोम कहते हैं, प्रोटीन रेशे होते हैं ये। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल हो गए बकरी, ऊंट, इनके फर से ये प्राप्त होते हैं। अब चलो आगे, जंतुश्राव। जंतुश्राव जैसे रेशम, अभी मैंने आपको बताया था कि रेशम का कीड़ा जो है अपने जब वो लार्वा अवस्था में रहता है, तो जब वो लार्वा अवस्था में रहता है तो उस समय वो अपने मुंह से एक प्रोटीन पदार्थ निकालता है। तो वो प्रोटीन पदार्थ जो होता है इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, और ये सुरक्षा कवच जो होता है थोड़ा सख्त और कठोर हो जाता है, और कठोर होकर के और उसके अंदर जो है वो लार्वा का विकास होता रहता है। और जैसे ही रेशम कीट लार्वा से रेशम कीट में बदलता है, वैसे ही वो उसका कोकून जो होता है वो फट जाता है, उसका कवच जो होता है वो कोकून कहलाता है, वो फट जाता है, तो उसी से जो रेशा प्राप्त होता है उसको कहते हैं रेशम। तो ये एक प्रकार के जंतुश्राव से प्राप्त होता है ना, प्रोटीन पदार्थ निकालता है रेशम का कीड़ा। तो इस प्रकार प्रोटीन रेशे भी होते हैं जो कि हमको जंतु के स्राव से और जंतु के रोम से प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं हमारे खनिज रेशे। अब देखिए बच्चों, खनिज रेशे, खनिज रेशे किसे कहते हैं? ऐसे रेशे जो कि प्राकृतिक खनिजों से हमें प्राप्त होते हैं और जिनमें खनिज लवण पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, उन रेशों को हम खनिज रेशे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है खनिज रेशों से ही प्राप्त होता है हमको, है ना। तो एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस जो है हमको मैग्नीशियम और कैल्शियम से प्राप्त होता है, और मैग्नीशियम कैल्शियम क्या है? खनिज लवण है, खनिज है ना। तो हम कह सकते हैं कि खनिज रेशे ऐसे रेशे होते हैं जिनमें खनिज लवण जो होते हैं पाए जाते हैं, या फिर जो ऐसे रेशे जो कि खनिजों से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल एस्बेस्टस, जो कि हमको कैल्शियम और मैग्नीशियम से प्राप्त होता है। अब चलते हैं प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ जो होता है बच्चों, ये तो हमें मालूम ही है। देखिए, जो प्राकृतिक रबड़ होता है, ये रबड़ जो होता है हमको पेड़ों से ही प्राप्त होता है। पेड़ों से निकलने वाला जो दूध होता है उसी से हमको जो है प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। तो इस रबड़ से भी हमको जो है, प्राकृतिक रबड़ से भी जो है वो रेशे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे, है ना। तो कभी देखा हमने जो इरेजर होता है, उस इरेजर को कभी हमने उसको खरोच कर देखिए, उसमें रेशे निकलते छोटे छोटे, है ना। तो उससे भी हमको रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये हमने आज पढ़े प्राकृतिक रेशे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।